बंधुओं, मित्रों और नौजवान विद्यार्थियों, आज हमारी वार्ता का विषय है नेपाल। नेपाल राष्ट्र। आजकल नेपाल की अर्थव्यवस्था और राजनीति बहुत डामाडोल है। नेपाल में लोकतांत्रिक संविधान को आयत किया गया 2015 में। संवैधानिक तौर पर नेपाल में राजतंत्र का बाकायदा अंत कर दिया गया और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र के स्थान पर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही 238 वर्षों से निरंतर चली आ रही राजशाही हुकूमत का भी खात्मा नेपाल में हो गया। तब से ही अनेक दफा यानी कि 2015 से अनेक दफा नेपाल में हुकूमतें बदलती रहीं, निरंतर परिवर्तित होती रहीं और विगत 10 वर्षों के दौरान में 15 हुकूमतें नेपाल में अस्तित्व में आ चुकी हैं। आजकल जो नेपाल की राजसत्ता है उसका प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दहल प्रचंड और राष्ट्रपति पद पर विद्यमान है विद्या देवी भंडारी। कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के मध्य अंजाम दिया गया एक समझौता, जिसमें 2.5 वर्ष के लिए पहले 2.5 वर्ष रहेंगे कॉमरेड प्रचंड और दूसरे 2.5 वर्ष में रहेंगे प्रधानमंत्री कॉमरेड केपी शर्मा ओली। ये एक व्यवस्था की गई है। पहले भी जब चुनाव हुए थे 5 वर्ष पूर्व, तब भी ऐसी व्यवस्था की गई थी कि दोनों पार्टियों के लीडर्स यानी कि प्रचंड और केपी शर्मा ओली क्रमशः प्रधानमंत्री रहेंगे। उस दफा केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन ये समझौता अंजाम तक पहुंचे इससे पहले ये समझौता टूट गया और केपी शर्मा ओली ने हर तरकीब भिड़ाई प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, और जो दोनों पार्टियों के विलय की बात तय हुई थी वो भी अंजाम नहीं दी जा सकी। यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के विलय करके एक पार्टी का सृजन होना था, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मार्क्सिस्ट। लेकिन ये पार्टी अस्तित्व में नहीं आ पाई और फिर एक होने से पहले ये पार्टी, समझिए कि ये पार्टी खंड खंड हो गई। यानी पहले की तरह 2 पार्टियां, बड़ी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अपने वजूद में बनी रही। इस बार फिर वही हुआ है। देखिए इस बार कितना समझौता चलता है। क्या इस बार फिर जो है दोनों पार्टियों के मध्य एक तकरार होगी और एक दूसरे से दगा की जाएगी। चीन के साथ क्योंकि बहुत तल्ख संबंध हिंदुस्तान के रहे हैं 1962 से ही, और नेपाल एक बफर स्टेट है, इसलिए हिंदुस्तान के लिए नेपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र बन गया है। वैसे भी हमारे एक भाई की तरह था। ये राष्ट्र सदा से रहा है, सदियों से रहा है और एकदम एक ही संस्कृति के लोग हैं। एक ही हिंदू धर्म के ज़्यादातर मानने वाले भारत में भी हैं, नेपाल में भी हैं। कुछ बौद्ध भी हैं वहाँ पर, यहाँ भी जैसे बौद्ध हैं। तो उस तरह की एक सांस्कृतिक, समझिए कि एक रूपता नेपाल और भारत के मध्य रही है। चीन के साथ उसकी उतनी एक रूपता नहीं है जितनी भारत के साथ है, भाषा की दृष्टि से भी, संस्कृति की दृष्टि से भी, धर्म की दृष्टि से भी। और दुनिया का एक छत करार दिया जाता है नेपाल को, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड नेपाल नेशन। एक लिखित संविधान प्रारूप में आया है 2015 में, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। इसको कहा गया है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल, जिसका पूरा नाम संविधान में लिखा गया है। नेपाल के उत्तरी सीमा, भारत की उत्तरी सीमा के अंतर्गत पश्चिम में सतलुज नदी के पूरब में और सिक्किम तक तकरीबन 800 किलोमीटर तक नेपाल फैला हुआ है। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो नेपाल का जो इलाका है वो इस तरह से फैला हुआ है, जिसकी राजधानी काठमांडू है। और नेपाल में पोखरा संस्कृति का एक रोमांचक सांस्कृतिक केंद्र भी है। हिमालय की तराई में बसा हुआ पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटक स्थल है। क्योंकि आप जानते हैं नेपाल की जो सबसे बड़ी आमदनी का जरिया है, आर्थिक आमदनी का, वो भी पर्यटन ही है। बहुत गरीब मुल्क है, जिसकी 80% आबादी गरीब है।
ट्रैकिंग और राफ्टिंग इलाके वहाँ पर मौजूद हैं। सारी दुनिया के पर्यटक वहाँ आते हैं। कोरोना काल में नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि पर्यटकों ने नेपाल में आना बंद कर दिया था। और सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, जिसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 29,000 फीट है। 29,000 फीट। तो इस तरह से 7 बड़े पर्वत श्रृंखलाएं, दुनिया की सबसे बड़ी 7 पर्वत श्रेणियां नेपाल में विद्यमान हैं। और एक और जहां नेपाल में बर्फ से ढकी हुई विराट पहाड़ियां हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत बहुत जबरदस्त तीर्थ स्थल भी हैं। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासी एक प्रदेश है जिसको तिब्बत कहते हैं। कहने के लिए ऑटोनॉमी है वहाँ पर, चीन जैसा बयान करता है, लेकिन वो पूरी तरह चीन के आधिपत्य में है। तो नेपाल की जो 21% आबादी है वो हिंदू धर्मावलंबी है, हिंदू धर्म को मानने वाली है। तो इस तरह से नेपाल भारत की तरह विश्व का एक बड़ा हिंदू राष्ट्र है, जिसको कि हिंदू आबादी वाला राष्ट्र किया जाता है। पॉलिटिकली अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। पहले राजनीतिक तौर पर जो जनतंत्र था, जब जनतंत्र स्थापित नहीं हुआ था, राजशाही का दौर था, उस वक्त ये हिंदू राष्ट्र था। अब राजशाही का दौर खत्म कर दिया गया 2008 में, पूरी तरह समापन हो गया। तो नेपाल की जो राजभाषा है नेपाली है, और नेपाल के लोगों को भी इसलिए नेपाली कहा जाता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हुआ ये बहुत ही शानदार देश है, जिसकी जो कुल जो उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,47,181 वर्ग किलोमीटर। ये उसका पूरा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 93वां देश है, और जनसंख्या के हिसाब से जो करीब 3.5 करोड़ जनसंख्या है वहाँ की, उसके हिसाब से दुनिया का 41वां देश है। तो इस तरह से नेपाल विविध रूप और सांस्कृतिक रंगों को लिए हुए, सांस्कृतिक रंगों को लिए हुए एक बहुत ही पुराना प्राचीन कालीन देश है। वैदिक काल के रिकॉर्ड में ही नेपाल को अगर देखें तो नेपाल जनकपुर है नेपाल में, जहाँ जो सीता माता की, जो भारत की बड़ी पवित्र देवी हैं सीता, उनकी जन्मस्थली है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की जिनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, वो दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी में पैदा हुए थे। लुम्बिनी क्षेत्र में मुख्यतः अल्पसंख्यकों में तिब्बतन्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं, थोड़े से क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन उनको नगण्य हैं। अधिकतर आबादी जैसे अभी हमने बताया हिंदुओं की है वहाँ पर। नेपाल में एक जाति है गोरखा, जो पहाड़ों में बसी है, पर्वत श्रृंखलाओं में बसी हुई है, और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में वो अपनी वीरता के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए। गोरखा जाति के लोग। एक छोटे से क्षेत्र के लिए नेपाल की भौगोलिक विविधता बहुत उल्लेखनीय है। ये तराई के इलाके में, पहाड़ी इलाके में तो हमने बताया कि गोरखा जाति बसी हुई है, लेकिन एक तराई का इलाका भी है जहाँ पर, जिसको मधेशी इलाका कहा जाता है, मध्य देशी इलाका, वो काफ़ी उपजाऊ इलाका है। तो 14 हिम श्रृंखला, दुनिया की 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 नेपाल में विद्यमान है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से हमने नेपाल को समझने की कोशिश की। काठमांडू के अलावा वहाँ पर ललितपुर, भक्तपुर, मध्यपुर, कीर्तपुर नाम के नगर भी विद्यमान हैं, जो बहुत प्रमुख नगर हैं। पोखरा, विराटनगर, वीरगंज, महेंद्र नगर, बुटावल, हटौड़ा, तो ये त्रिभुवन नगर, ये खास नगर है वहाँ के। तो इसलिए अगर आप देखें भाषा की दृष्टि से तो वहाँ पर, जैसे मैंने बताया, नेपाली मुख्य भाषा है वहाँ की। बाकी और भाषाएं भी बोली जाती है, इसमें गुरुंग है, तामंग है, गोरखाली है, किराती है, ये अन्य भाषाएं भी और भी जनजातीय की भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ पर। जनजातियाँ भी नेपाल में विद्यमान हैं। आदिवासी हम जिन्हें कहते हैं, वो उनको जनजातियाँ कहना ज़्यादा उचित है, वो भी नेपाल में है। नेपाल में गाय एक वंदनीय पशु है और वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। तो नेपाल में जैसे हमने कहा कि बहुसंख्यक तो हिंदू धर्म के लोग हैं ही। बहुत सारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हैं हमें, उनमें महाभारत एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके वन पर्व में नेपाल का जिक्र आता है। तो आप समझ लीजिए कितना प्राचीन देश है ये, भारत की तरह ही। इस तरह से बहुत हम सांस्कृतिक दृष्टियों से नेपाल एक तरह से भारत का ही एक तरह का प्रारूप समझा जाता है। जैसा भारत है विविधतापूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से, वैसा ही नेपाल है। छोटा भारत कुछ लोग कहते हैं इसको,
मिनी इंडिया। हालांकि वो एक अलग अस्तित्व वाला राष्ट्र है और वो ये कहलाना पसंद नहीं करता, उसका एक अलग वजूद है। तो ये जो है पशुपतिनाथ का मंदिर, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से पर्वत श्रेणियाँ श्रृंखलाएं बहुत पर्यटन के लिए बड़ी बड़ी मशहूर हैं दुनिया के अंदर, इसी तरह वहाँ के तीर्थ स्थल भी, जिसमें पशुपतिनाथ का मंदिर बड़ा काठमांडू में ही है, वो बड़ा प्रसिद्ध है। एक दौर था जबकि नेपाल में अशोक की भी सत्ता थी, सम्राट अशोक की सत्ता। इसके बाद चंद्रगुप्त का दौर आता है, समुद्रगुप्त का दौर आता है। इसमें भी कहा जाता है कि नेपाल भारत के का ही एक तरह का हिस्सा था। 11वीं, ये एक लंबा इतिहास है, उस प्राचीन इतिहास में हम नहीं जा रहे क्योंकि वर्तमान आजकल के नेपाल पर हमें ज़्यादा बात करनी है। थोड़ी सी पृष्ठभूमि का हमने वर्णन किया, नेपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। तो 11वीं शताब्दी में ठाकुरी वंश के राजा यहाँ पर राज करते थे। 11वीं सेंचुरी को हम अगर लें तो 2001 से लेकर 1768 तक यहाँ पर मल्ल वंश का शासन था। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ यक्ष मल्ल, जिसमें नेपाल पर करीब 1426 से लेकर 1475 ईस्वी तक शासन किया। राजा यक्षमल ने मृत्यु से पूर्व ही इस राज्य का बंटवारा कर दिया था और इस बंटवारे के फलस्वरूप नेपाल में काठमांडू और भातगांव के दो परस्पर प्रतिद्वंदी राज्यों का उदय हुआ। भारत पर तकरीबन 300 वर्ष तक शासन करने वाले मुगलों ने कभी नेपाल पर आधिपत्य करने का प्रयास नहीं किया। बहुत बहुत मुश्किल टेरेन था, इसलिए मुगलों ने सोचा कौन हमला करे, कौन युद्ध करे गोरखाओं से। गोरखा जाति के लोग बड़े उस वक्त भी बड़े प्रसिद्ध थे। हालांकि 350 ईस्वी में, सन 1350 में बंगाल का एक शासक हुआ शमशुद्दीन इलियास, जिसने नेपाल पर आक्रमण अंजाम दिया, लेकिन वह पराजित नहीं कर सका नेपाल को, बल्कि उल्टा पराजित होकर भाग आया वहाँ से। सन 1882 में 3 इलाकों में ये बट गया। जैसे मैंने बताया कि अंतर्द्वंद नेपाल में ठाकुरी वंश का दौर था और कांतिपुर, भक्तपुर और ललितपुर के 3 इलाके में ये नेपाल का राज्य सत्ता बिखर गई। और इन झगड़ों का लाभ उठाकर भी जो हिमालय में बसने वाली गोरखा जाति थी, जो बहुत ही वीरता के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, आज भी बहुत प्रसिद्ध है, उसका एक राजा हुआ करता राम शाह। उसके नेतृत्व में नेपाल पर उन्होंने अधिकार कर लिया और उसका पुत्र बना गोरखा नरेश पृथ्वीराज शाह। नेपाल को इसने एकीकृत किया, इन गोरखाओं ने किया एकीकृत, और धीमे धीमे शनै शनै गोरखाओं ने अपनी महान सैन्य शक्ति के बल पर एक शक्तिशाली राज्य, एकीकृत राज्य नेपाल को बना दिया। पृथ्वी शाह का एक पुत्र हुआ प्रताप शाह, जिसने तिब्बत पर भी हमला किया था, लेकिन चीन ने तिब्बत को बचा लिया क्योंकि चीन का सैन्य समर्थन था। तिब्बत उस समय एक इंडिपेंडेंट नेशन होता था और तिब्बत को नेपाल पराजित नहीं कर सका। 19वीं शताब्दी में सीमा के सामीप्य के कारण नेपाल में और अंग्रेजों के मध्य युद्ध भी हुआ। 1814 से 1815 में ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंततोगत्वा ब्रिटिश हाकिमों ने पराजित कर दिया नेपाल के शासकों को, नेपाल की सेना को, और एक सुगौली संधि अंजाम दी गई, जिसके तहत नेपाल ने अपना बहुत सा भूभाग जो है ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दिया। जो भारत के ऊपर हुकूमत करने वाली ब्रिटिश राज था उसको सौंप दिया। यह 1816 की घटना, सुगौली संधि 1816 में, इसको ध्वज संधि के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद नेपाल की विदेश नीति पर किसी हद तक ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। हालांकि स्वायत्त रहा, इंडिपेंडेंट रहा, अंग्रेजों ने कभी आधिपत्य नहीं किया, सोचा भी नहीं उस पर आधिपत्य करने की। वो जानते थे गोरखा कितने शक्तिशाली और कितने दांत खट्टे किए थे उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के युद्धों में। तो बहुत होशियार थे ब्रिटिश हाकिम लोग, और उन्होंने सोचा नहीं कि कभी वो नेपाल पर अपना शासन स्थापित कर पाएंगे। इसलिए इस तरह से ये नेपाल एक आज़ाद मुल्क बना रहा, एकदम खुद मुख्तार मुल्क बना रहा और कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। इतिहास में नेपाल कभी किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ। जैसे भारत को 200 वर्ष तक, तकरीबन 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों की गुलामी भुगतनी पड़ी है,
मध्य युग में जैसे हमने बताया कि ये मल्ल वंश का जब शासन का कमज़ोर पड़ा और विभाजित होने लगा ये नेपाल, तो उसी दौर में एक नेपाल में एक मेवाड़ वंश था जो मुगल आक्रमण से बचकर भाग गया था नेपाल। उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। राणा शाही का उदय होता है। शाह वंश जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि राजा बना रहा शाह वंश का, लेकिन वास्तविक सत्ता राणाओं के हाथ में आ गई मध्य युग में। और ये राजपूतों की शाखा बच गई थी नेपाल में जाकर। और 1846 में 1846 में इस जंग बहादुर राणा था, इनके वंश में, क्षत्रिय वंश के राणाओं के वंश में, जो मूलतः मेवाड़ के थे। उन्होंने नेपाल की राजसत्ता पर स्थापित कर लिया अपना प्रभुत्व। हालांकि वो राजा नहीं बने वहाँ के, लेकिन वास्तविक शासक वही रहे बहुत लंबे वक्त तक। और 1951 में जाकर ये राणा वंश का शासन समाप्त हुआ, जन विद्रोह हुआ नेपाल में। भारत ने भी उनकी मदद की। भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ था और वो राणा वंश से त्रस्त जनता की मदद की भारत के लोगों ने, भारत की हुकूमत ने भी की। पंडित नेहरू की हुकूमत थी उस वक्त। इस राणा वंश का अंत करने में जयप्रकाश नारायण की भी बड़ी भूमिका थी। सोशलिस्टों की, इंडियन सोशलिस्ट की बड़ी भूमिका रही। एक लंबा इतिहास है, इसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। नेपाल के क्रांतिकारी जन संग्राम के कारण अंततः राणा वंश का अंत हो गया और राजा त्रिभुवन शाह के हाथ में नेपाल की सत्ता पूरी तरह आ गई। और राजा त्रिभुवन शाह ने वहाँ पर एक पंचायती ढंग की व्यवस्था राजतंत्र के अंदर स्थापित की, जो एक सीमित लोकतंत्र था। संसदीय लोकतंत्र नहीं स्थापित हुआ वहाँ पर। तो 1960 में त्रिभुवन शाह के बाद राजा बने महेंद्र शाह, राजा महेंद्र। उन्होंने भी पंचायती जो प्रणाली थी शासन करने की, उसी को ही आगे जारी रखा और उसको बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म भी दिया। लेकिन बहुत लंबा संघर्ष किया इस पंचायती राज व्यवस्था के विरुद्ध, जिसमें राजा की शक्ति बहुत ज़्यादा थी और पंचायतों की शक्ति बहुत कम थी जनता की। तो उसके बाद एक संसदीय सरकार अस्तित्व में आई। उस वक्त राजा वीरेंद्र होते थे, वीरेंद्र शाह। 1990 की बात है ये। और 1990 में एक नया संविधान बना और इस तरह से ये संसदीय व्यवस्था वहाँ कायम हुई। लेकिन वहाँ एक नया जन विद्रोह खड़ा हो गया, जिसको लीड किया माओइस्ट ने। दो बड़े माओवादी लीडर उभरे नेपाल की सरजमी पर। एक आजकल प्रधानमंत्री हैं वहाँ के। ये 1996 के बाद की घटना है। 1996 में ये बगावत शुरू हुई, जिसका नेतृत्व किया प्रचंड ने, कमल दहल प्रचंड। और एक बाबूराम भट्टाराई थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने नेपाल के, जब नेपाल में राजाशाही का अंत हो गया था। ये दो बड़े लीडर उभरे और इसका परिणाम ये हुआ, 10 वर्ष तक ये गृह युद्ध चला, जिसका नेतृत्व माओइस्ट ने किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट। उन्होंने राजाशाही का पूर्णतः खात्मा कर दिया और 2008 में राजाशाही ने अलविदा कह दिया और एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एक पार्लियामेंट बनी। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जिसका दायित्व था नया संविधान की संरचना करना। एक और बड़ी भयानक त्रासदी गुजरी 2001 में। 1 जून को जब नेपाल में के राजा वीरेंद्र के संपूर्ण परिवार की नृशंस हत्या कर दी गई। जब मामला खुला, लोगों ने सोचा जाने किसने मार डाला सारे परिवार को, एक रहस्य बना रहा। लेकिन जब तहकीकात से मामला खुला तो मालूम चला कि राजा वीरेंद्र शाह के अपने ही बड़े बेटे त्रिपेंद्र ने, युवराज त्रिपेंद्र ने सारे परिवार की हत्या कर दी। ये एक मोहब्बत का मामला था। एक लड़की से मोहब्बत करते थे, जिससे शादी करने के लिए ये राजा वीरेंद्र तैयार नहीं थे और नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा परिवार कत्ल कर दिया गया युवराज दीपेंद्र द्वारा। ये अपने आप में एक बड़ा लंबा इतिहास है। तो नेपाल में इस तरह से संविधान, एक असेंबली बनी, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कहते हैं, जो अंततः गत्वा जिसने एक संविधान की संरचना की। जैसा हमने पहले उल्लेख किया है, 2015 में संविधान लागू हुआ और उसके बाद से एक के बाद हुकूमतें बदलती रहीं। तो धर्मनिरपेक्ष बन गया, हिंदू राष्ट्र का खात्मा हो गया, एक मॉडर्न राज्य बनने लगा नेपाल। लेकिन
कुछ वर्षों से भारत के रिश्ते खराब होने लगे। एक ब्लॉकेट हुआ नेपाल के संविधान को लेकर, जिसमें मधेशियों को कम अधिकार दिए गए थे, जो मध्य देशी लोग हैं, जो मूलतः भारत से ही गए हैं नेपाल में, और जिनका एक अंतर्विरोध गोरखाओं से बना रहता है। ज़्यादा ताकत गोरखाओं को दे दी गई, हालांकि गोरखा आबादी वहाँ 75% है। हिमालयन रेंज में रहने वाली जो जो पर्वतीय जाति है गोरखा, उनकी आबादी बहुत बड़ी है, वो भी ज़्यादातर हिंदू हैं, और ये मध्य देशी भी हिंदू हैं। लेकिन इनके अंदर एक अंतर्विरोध है, और मध्य देशी चाहते थे कि उनको अधिक अधिकार संविधान में मिले, उनको उनको उनके इलाके को ज़्यादा सीटें दी जाएं। इस बार भारत ने भी साथ दिया, और यहाँ से बड़ा बड़ा संबंध भारत का और नेपाल का खराब होने लगा। उस ब्लॉकेट में पेट्रोल की कमी हुई, गैस की कमी हुई, जो आपूर्ति भारत से होती थी। 75% आप जानते हैं जो ट्रेड है इंडिया के साथ था, और उस वक्त चीन को मौका मिल गया। नेपाल को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चीनियों को बड़ा मौका मिल गया। चीनियों ने खेल खेल दिया, चीनियों ने बड़ा खेल खेल दिया, और नतीजा ये हुआ कि चीनी सफल भी हो गए, और किसी हद तक उनकी दखलंदाजी नेपाल में बढ़ती चली गई। हालांकि भारत और नेपाल के मध्य करीब 850 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। 1850 नहीं, 1850 किलोमीटर, और अनेक प्रांतों की सीमाएं भी नेपाल को स्पर्श करती हैं। और ये प्रांत हैं सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और 1950 में, जैसे मैंने ही बताया था पहले भी, जब ये मामला चल रहा था राणाओं के खिलाफ और ये जन विद्रोह था, तो भारत के साथ एक संधि भी अंजाम दी नेपाल ने, जिसको के इंडो नेपाल ट्रीटी कहा जाता है, इंडिया नेपाल ट्रीटी, जिसमें नेपालियों को भारतीय जनता के समान शिक्षा और आर्थिक अवसर देने की बात कही गई है। भारत में नेपाली नागरिकों को सिविल सर्विस में बैठने की इजाज़त है, दूसरी सरकारी सेवाओं में आ सकते हैं वो। और आप जानते ही हैं कि करीब 1 करोड़ नेपाली हिंदुस्तान में इन दिनों रहते हैं। 50,000 से ज़्यादा नेपाली गोरखा तो भारतीय सेना में है, और मिलिट्री फोर्सेस में है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में है। तो इस तरह भारत और नेपाल के मध्य बॉर्डर एकदम खुला हुआ है, और दोनों देशों के नागरिकों के आगमन और परागमन में कोई वीज़ा परमिट नहीं लगता है। तो कुल कारोबार में इस तरह से, जैसे मैंने बताया, 75% ट्रेड हुआ करता था इंडिया, अभी भी है बहुत बड़ा ट्रेड। लेकिन अब चीन के साथ भी बड़ा ट्रेड शुरू हो गया। चीन ने बड़ी सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं, और बड़ी बड़ी पन बिजली योजनाएं भी चीन बना रहा है वहाँ पर। भारत भी पहले बनाता है, और इन दिनों थोड़ा सा सीमा विवाद भी हुआ। जैसे मैंने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत तल्ख हो गए। नतीजा ये हुआ कि जो है चीन की तरफ वो आकृष्ट हुआ, चीन को मौका मिला, और भारत विरोधी उन्माद वहाँ की सरकारों ने जगाया कि भारत तो बड़े भाई का व्यवहार करता है, शोषण करता है। बहुत सारी बातें आयत की गई, भारत पर इल्ज़ाम आयत किए गए। तो दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, इसमें कोई शक नहीं है, और लंबे द्वंद्व और के चक्कर में अंतर्द्वंद बहुत, जैसे मैंने कहा ना, वहाँ गृह युद्ध रहा 10 वर्ष का, राजाशाही रही, तो अर्थतंत्र को पूर्णतः विकसित होने का मौका नहीं मिला। वो एक क्लोज कंट्री रहा, वैसे भी लैंड लॉक कंट्री है। और हालांकि यूरोपीय संघ के साथ, चीन के साथ, स्विट्जरलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ वो काफ़ी सहयोग उसको मिलता है। और अगर आप वित्तीय वर्ष की बात करें, 2005-06 में सरकार का बजट करीब जो है 1153 अरब डॉलर का था, अमेरिकन डॉलर का। और 1990 में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ, और इन्फ्लेशन दर बढ़ती गई, आजकल कुछ घटी है। कुछ वर्षों से नेपाली मुद्रा और भारतीय मुद्रा के साथ एक तालमेल रहा है लंबे दौर से, राजशाही के दौर से, आज भी है वो जिंदा। और ये तमाम काला पानी और लिपू लेक पर सीमा विवादों के बावजूद भी हमारे बड़े शानदार संबंध हैं सांस्कृतिक। नेपाल में अभी भी, जैसे मैंने बताया, कि बहुत सारे भारतवासी भी व्यापार करते हैं, बहुत सारे भारतवासी वहाँ नौकरी भी करते हैं। जैसे 1 करोड़ करीब जो है नेपाली भारत में है कार्यरत। भारत के भी काफ़ी लाखों लोग नेपाल में हैं। तो ये बड़ा गहरा ताल्लुकात है, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, और अभी भी बने रहेंगे।
हालांकि नेपाल में अस्थिर सरकारें हैं, अस्थिर अर्थव्यवस्था है, डावाडोल अर्थव्यवस्था है, और वहाँ के मुद्रा की कीमत गिर रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। हालांकि नेपाल की करीब करीब समझिए कि आज भी सामंतशाही वहाँ खात्मा नहीं हुआ है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी हुकूमत में है लंबे दौर से, वहाँ पर 10 वर्ष से करीब करीब कम्युनिस्टों का प्रभुत्व है, फिर भी वहाँ पर जो है सामंतशाही का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ की ज़मीनें अभी भी बहुत सारे कुछ थोड़े से लोगों के पास विद्यमान है। 10% का कब्जा, 50% ज़मीन पर है वहाँ पर, और बहुत ज़रूरत है नेपाल को भूमि सुधारों की। कुछ शुरू भी किया है कम्युनिस्टों ने वहाँ पर, जो कम्युनिस्ट पावर में है, लेकिन वो अभी आधा अधूरा है। इसलिए वो नेपाल को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अभी बहुत समय, जब सामंतवाद का पूरी तरह खात्मा होगा तभी तो वहाँ पर औद्योगिक विकास के द्वार खुलेंगे, और बहुत कम औद्योगिक विकास है। और सिर्फ जो है समझिए कि 3% वहाँ पर सिर्फ अभी जो है उसकी जो दर है विकास की, वो सिर्फ 3% है, लेकिन धीमे धीमे बढ़ रही है। कुछ लोगों का अंदाज़ा जल्दी वो 7% पे पहुँच जाएगी। तो ये जो हमने WTO का भी वो सदस्य 2004 में बन गया था, और दुनिया से जैसे मैंने बताया कि वो घरेलू उत्पाद क्षेत्र उनका बड़ा कमज़ोर है, और दुनिया में 162वें स्थान पर है। वो बहुत ही नीचे है। वो जैसे हमने बताया आबादी की दृष्टि से तो वो बहुत ऊंचे है, 40 दुनिया में 40वें स्थान पर हैं, लेकिन जो है वो बहुत बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनका जो स्थान है बहुत नीचा है। तो ये हमने एक रूपरेखा वहाँ के नेपाल के बारे में अपने विद्यार्थियों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा में बैठना चाहते हैं एक प्रस्तुत की। अभी बहुत ज़्यादा जानना है आपको नेपाल के बारे में, क्योंकि नेपाल हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली सामरिक दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है, और भारत नेपाल की उपेक्षा नहीं कर सकता। पीछे जो ब्लंडर्स हमने किए हैं नेपाल को लेकर, उनको हमें ठीक करना पड़ेगा। वो एक ब्लॉकेट एक बड़ा ब्लंडर था, जिसमें हुकूमतें हमारी शांत रहीं, लेकिन ब्लॉकेट हुआ तो सारा इल्ज़ाम हुकूमतों पर गया, भारत की हुकूमत पर गया। भले उसका कितने भूमिका थी कितने नहीं थी वो एक विवाद का विषय है, लेकिन नेपाल वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और वो हमारे लिए सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं कि हम बड़ा व्यापार उसके साथ करते हैं, व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में है। हमें सामरिक दृष्टि से ही बहुत उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कहीं चीन तिब्बत की तरह नेपाल को कब्जा न ले, यह भी हमें देखना पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान का दिवाला निकला है और चीन वहाँ पर एक तरह से काबिज होने की कोशिश कर रहा है अर्थशास्त्र की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था पर, कहीं नेपाल के साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि नेपाल भी बड़े कर्ज में दबा हुआ देश है। इस समय दुनिया भर से कर्जा ले लिया हुआ, यूरोपियन यूनियन से लिया हुआ, अमेरिका से लिया हुआ, स्कैंडिनेवियन कंट्री से लिया हुआ है, और इस तरह ज़्यादा कर्जा लेकर किस तरह दिवालिया छोटे देश हो जाते हैं, यह सब आपके सामने विद्यमान है। अर्जेंटीना हुआ है, कई सारे देश हुआ, ग्रीक जैसा देश हो गया यूरोप का। तो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना है नेपाल पर। इस दृष्टि से नेपाल सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा बहुत ही ज़्यादा तवज्जो विदेश नीति की नेपाल पर दी जानी चाहिए, क्योंकि चीन जिन 5 फिंगर्स की बात करते थे चीनी शासक, उसमें नेपाल भी एक फिंगर है जिस पर उनका पूरी निगाहें टिकी हुई हैं तिब्बत की तरह। इसलिए होशियार रहें हम लोग, और सिर्फ अर्थशास्त्र की दृष्टि से नेपाल को न देखें, फायदा नुकसान की दृष्टि से न देखें, और अपने जो हमारे प्रोजेक्ट में अधूरे रह गए हैं कहीं उनको चीन ना हथिया ले, उनको भी हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जो वादे हमने नेपाल की जनता से किए समृद्धि के, संपन्नता के, सहायता के, उनको हमें पूरा करना ही पड़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।